बनाए जाते थे लोह योनि कवच और लोहलिंग कवच। इतिहास में कई अजीबोगरीब किस्से मौजूद हैं। आइए जानते हैं एक ऐसा ही मशहूर किस्सा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसे यह गद्दी विरासत में मिली थी, लेकिन वह एक निडर योद्धा या न्यायप्रिय राजा बनने के बजाय ऐशो आराम और विलासिता में डूबा रहता। उसे दुनिया की सबसे सुंदर स्त्रियों को अपनी रानी बनाने का जुनून था। सुंदरियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता और बड़ी धूमधाम से विवाह करता। लेकिन उसकी खुशी चिरस्थायी नहीं थी। कुछ समय के बाद उसे अपनी हर रानी से ऊब होने लगती और वह किसी नई स्त्री की तलाश में जुट जाता। फिर भी उसकी एक कमजोरी थी। उसे अपनी रानियों पर जरा भी भरोसा नहीं था। वह हमेशा सोचता कि जब वह युद्ध पर जाएगा या राज्य के कार्यों में व्यस्त रहेगा तो उसकी रानियां किसी और पुरुष की ओर आकर्षित हो सकती हैं। यह विचार उसे बेचैन कर देता और यही कारण था कि उसने अपने महल को एक किले की तरह बना दिया था। वहां से उसकी रानियां बाहर नहीं जा सकती थीं और कोई पुरुष वहां बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन उसकी क्रूरता यहीं नहीं रुकी। जब उसका मन किसी रानी से भर जाता, वह एक लुहार को बुलाता। उस लुहार को हुक्म दिया जाता कि वह रानी के नाप की एक लोह योनि कवच यानी पैंटी बनाए। एक ऐसा बंधन जो न केवल रानी की आजादी छीन ले, बल्कि उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दे। इस पैंटी में एक खास ताला लगाया जाता था, जिसकी चाबी सिर्फ राजा के पास रहती थी। यह उसकी बीमार सोच का प्रतीक था। वह अपनी रानियों को कैद करना चाहता था ताकि वे हमेशा उसके अधीन रहें। इन्हीं रानियों में एक थी शालिनी। शालिनी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि चांद भी शर्मा जाए। लंबे काले बाल, गहरी आंखें और एक तेज जो उसके चेहरे पर सूरज की तरह चमकता था। लेकिन उसकी असली ताकत उसकी बुद्धि और युद्ध कौशल में थी। बचपन से ही उसने अपने पिता, जो एक योद्धा थे, से तलवारबाजी और रणनीति सीखी थी। एक दिन जब राजा का मन उससे भर गया, उसने वही किया जो वह अपनी हर रानी के साथ करता था। लुहार को बुलाया गया और शालिनी के नाप की एक लोहे की पैंटी बनाई गई। उसे जबरन वह पहनाई गई और ताला लगा दिया गया। उसकी आजादी छिन गई। जहां वह कभी जंगलों में हवा की तरह दौड़ती थी, वहां अब वह एक सुनहरे पिंजरे में कैद थी। उस रात जब महल में सन्नाटा था, शालिनी अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। लोहे की पैंटी की ठंडक उसके शरीर को काट रही थी, लेकिन उससे ज्यादा उसके दिल को अपमान की आग जला रही थी। उसने फैसला किया कि वह पहले एक सहयोगी ढूंढेगी, कोई ऐसा जो इस अत्याचार से नफरत करता हो। उसकी नजर चारों ओर घूमने लगी और उसने चुपचाप अपने आसपास के लोगों को परखना शुरू कर दिया। शालिनी का संकल्प अब उसकी ताकत बन चुका था। वह जानती थी कि महल में अकेले कुछ करना नामुमकिन था। उसका पहला कदम था एक सहयोगी ढूंढना। महल के ऊंचे ऊंचे गलियारे, जहां दिन में सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं और रात में केवल मशालों की मध्यम रोशनी रहती थी, उसके लिए चुनौती थे। हर कदम पर सैनिकों की नजरें थीं और हर दीवार के पीछे कोई ना कोई कान सुनने को तैयार था। लेकिन शालिनी का योद्धा मन इन बाधाओं से डरने वाला नहीं था। उसने अपने कक्ष में बैठकर एक योजना बनाई। वह हर उस व्यक्ति को परखेगी जो उसके आसपास आता था। नौकरानियां, सैनिक, यहां तक कि रसोई में काम करने वाले लोग भी उसकी नजर में थे। पहले कुछ दिन उसने चुपचाप सबको देखा। उसकी लोहे की पैंटी अब भी उसे काट रही थी, लेकिन उसने दर्द को अपने इरादों पर हावी नहीं होने दिया। वह दिन में अपने कक्ष की खिड़की से बाहर देखती, जहां बगीचे में फूल खिलते थे और महल की दीवारों के पार एक आजाद दुनिया थी। रात में जब सन्नाटा छा जाता, वह अपने कानों को खुला रखती। उसे हर आवाज पर ध्यान देना था। पहरेदारों की बातें, नौकरों की फुसफुसाहट और यहां तक कि हवा की सरसराहट भी। एक सुबह जब एक नौकरानी उसके लिए भोजन लेकर आई, शालिनी ने उसके साथ आए सैनिक पर नजर डाली। वह सैनिक जवान था, लंबा और मजबूत कद काठी का, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसका नाम था अमर। वह महल में एक छोटा सा अधिकारी था, जिसका काम रानियों के कक्षों की सुरक्षा करना था। शालिनी ने देखा कि जब नौकरानी ने भोजन की थाली रखी, तो अमर ने एक बार उस लोहे की पैंटी की तरफ देखा, जो शालिनी के कपड़ों के नीचे से हल्का सा झलक रही थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए गुस्सा और शर्मिंदगी का भाव उभरा। फिर वह चुपचाप मुड़कर बाहर चला गया। शालिनी को लगा कि शायद यही वह इंसान है जिसकी उसे तलाश थी। अगले दिन जब अमर फिर से कक्ष के बाहर पहरे पर था, शालिनी ने जानबूझकर एक छोटा सा कटोरा नीचे गिरा दिया।
कटोरे के गिरने की आवाज सुनकर अमर अंदर आया। उसने कहा, रानी, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए? उसकी आवाज में औपचारिकता थी, लेकिन एक हल्की सी नरमी भी। शालिनी ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हाँ, मुझे कुछ चाहिए, लेकिन यहां नहीं कह सकती। क्या तुम रात में यहां आ सकते हो जब कोई ना देखे? अमर चौंका। उसने चारों तरफ देखा, मानो डर रहा हो कि कोई सुन न ले। फिर उसने हल्के से सिर हिलाया और चुपचाप बाहर चला गया। उस रात जब महल में सन्नाटा छा गया और मशालों की रोशनी मध्यम पड़ने लगी, शालिनी अपने कक्ष में इंतजार कर रही थी। उसने अपनी तलवार को एक पुराने कंबल में छिपा रखा था ताकि जरूरत पड़ने पर वह तैयार रहे। दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। शालिनी ने सावधानी से दरवाजा खोला। बाहर अमर खड़ा था। उसकी आंखों में घबराहट और जिज्ञासा दोनों थीं। कहिए रानी, क्या चाहिए आपको? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। शालिनी ने उसे अंदर आने का इशारा किया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने सीधे कहा, मुझे आजादी चाहिए अमर, और सिर्फ मेरी नहीं, इस महल की हर रानी की। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अमर के चेहरे पर हैरानी छा गई। उसने कहा, रानी, आप क्या कह रही हैं? यह राजा का महल है, यहां से कोई नहीं बच सकता, और अगर मैंने आपकी मदद की तो मेरी जान चली जाएगी। शालिनी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं जानती हूं कि तुम यहां खुश नहीं हो। मैंने तुम्हारी आंखों में वह गुस्सा देखा है जो इस अत्याचार को देखकर पैदा होता है। अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो यह क्रूरता कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हारी जान का खतरा तो है, लेकिन क्या यह जिंदगी जीने लायक है? अमर चुप रहा। उसके मन में उथल पुथल मच गई। वह सचमुच राजा की हरकतों से नफरत करता था। उसने कई रानियों को रोते देखा था, उनकी आंखों में बेबसी देखी थी, लेकिन वह डरता था, राजा की सजा से, अपनी जान से। शालिनी की बातें उसके दिल को छू गईं। उसने गहरी सांस ली और कहा, रानी, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। यह आसान नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, कल रात तक आपको जवाब दूंगा। अमर अगली रात वापस आया। इस बार उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा, रानी, मैं आपके साथ हूं, लेकिन हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। वह चाबी जो राजा अपने गले में पहनता है, वही हमारी आजादी की कुंजी है। शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर हमें उस चाबी तक पहुंचना होगा। क्या तुम उसके कक्ष के पास जा सकते हो? अमर ने कहा, हाँ, मैं वहां पहरा देता हूं, लेकिन चाबी को छूना आसान नहीं। वह सोते वक्त भी उसे नहीं उतारता। हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा कि वह खुद इसे उतारे। शालिनी ने सोचा और कहा, अगर वह नशे में हो तो क्या हम उसे शराब में कुछ मिला सकते हैं? अमर ने कहा, यह हो सकता है, लेकिन शराब को उसके कक्ष तक पहुंचाना और उसे पीने के लिए मजबूर करना आसान नहीं। हमें रसोई में किसी की मदद चाहिए होगी। शालिनी ने कहा, ठीक है, तुम रसोई में किसी भरोसेमंद इंसान को ढूंढो। मैं यहां से दूसरी रानियों को तैयार करूंगी। हमें एकजुट होना होगा। अगले कुछ दिन महल में एक अजीब सी हलचल थी। शालिनी ने चुपचाप दूसरी रानियों से बात की। कुछ डर रही थी, लेकिन शालिनी की हिम्मत देखकर उनकी उम्मीद जागी। उधर अमर ने रसोई में काम करने वाली एक बूढ़ी औरत कमला को अपने पक्ष में किया। कमला ने राजा के लिए खाना बनाया था और उसकी कमजोरी जानती थी। उसे मीठी शराब बहुत पसंद थी। उसने कहा, मैं शराब में नींद की दवा मिला सकती हूं, लेकिन अगर वह समझ गया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। अमर ने कहा, चिंता मत करो कमला, हम सब इसमें साथ हैं। योजना तैयार थी, अब बस सही मौके का इंतजार था। एक रात जब राजा अपने कक्ष में अकेला था, कमला ने एक सोने की थाली में शराब का प्याला रखा और उसे भेज दिया। अमर ने कमला को हिम्मत बंधाई थी और अब वह उस प्याले को राजा के कक्ष तक ले जाने की जिम्मेदारी उठाने वाला था। रात गहरा रही थी। महल के गलियारों में मशालों की मध्यम रोशनी दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। उसके हाथ में एक सोने की थाली थी जिस पर शराब का प्याला रखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानता था कि अगर यह योजना नाकाम हुई तो उसकी जान तो जाएगी ही, शालिनी और बाकी रानियों का सपना भी चूर चूर हो जाएगा। वह राजा के कक्ष के दरवाजे तक पहुंचा। वहां दो पहरेदार खड़े थे, दोनों की आंखें सख्त और संदेही। एक ने पूछा, यह क्या है अमर, इतनी रात को राजा के लिए शराब? अमर ने अपनी घबराहट छिपाते हुए कहा, हाँ, राजा ने आज रात शराब मांगी थी, रसोई से कमला ने तैयार की है। तुम जानते हो उन्हें मीठी शराब कितनी पसंद है। दूसरे पहरेदार ने हंसते हुए कहा, हाँ, और फिर सुबह तक खर्राटे मारते रहेंगे। ठीक है, अंदर जा, लेकिन जल्दी बाहर आना।
अमर ने सिर हिलाया और दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। राजा अपने सिंहासन जैसे बिस्तर पर अधलेटा था। उसके गले में वह चाबी चमक रही थी जो सोने के ताबीज में जड़ी थी। उसने अमर को देखा और गहरी आवाज में कहा, यह क्या लाया है? अमर ने थाली आगे बढ़ाई और कहा, महाराज, आपके लिए खास शराब रसोई से अभी तैयार हुई है। राजा की आंखों में लालच भरी चमक उभरी। उसने प्याला उठाया, उसे सूंघा और फिर एक घूंट लिया। मीठी है। ठीक है, तू जा, उसने इशारा किया। अमर ने सिर झुकाया और बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा बंद कर रहा था, उसने देखा कि राजा ने प्याला पूरा खाली कर दिया। अब इंतजार का वक्त था। वह बाहर खड़ा रहा जैसे कोई साधारण पहरेदार। करीब आधे घंटे बाद उसे खर्राटों की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़का। उसने दरवाजा हल्के से खोला और देखा, राजा अपने बिस्तर पर गहरी नींद में था। उसका मुंह खुला था और चाबी उसकी छाती पर लटक रही थी। अमर ने जल्दी से शालिनी को खबर दी। शालिनी ने अपनी तलवार उठाई और अमर के साथ राजा के कक्ष की ओर बढ़ी। महल के गलियारे अब और खामोश लग रहे थे, मानो हर दीवार उनकी साजिश को देख रही हो। वे दोनों चुपचाप चल रहे थे। उनके कदमों की आवाज भी हवा में गुम हो रही थी। कक्ष के बाहर पहरेदार अब भी थे। शालिनी ने अमर को इशारा किया। अमर ने पहरेदारों से कहा, राजा ने मुझे अंदर बुलाया है, कुछ काम है। एक पहरेदार ने कहा, अभी? वह तो सो रहा होगा। अमर ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन शराब पीने के बाद उसका मिजाज बदल जाता है, तुम लोग जानते हो। पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा और फिर उसे अंदर जाने दिया। शालिनी चुपके से दीवार की आड़ में छिपी रही। अमर अंदर गया। उसने देखा कि राजा सचमुच गहरी नींद में था। उसने धीरे से चाबी की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने ताबीज को छुआ, राजा ने नींद में हल्के से करवट बदली। अमर का दिल धक से रह गया। वह पल भर के लिए रुक गया। जब राजा फिर से खर्राटे मारने लगा, उसने चाबी को ताबीज से अलग किया। लेकिन तभी एक अनपेक्षित घटना हुई। चाबी हाथ से फिसलकर नीचे गिर गई और एक हल्की सी टन की आवाज हुई। बाहर खड़े पहरेदारों में से एक ने आवाज सुनी। उसने दरवाजे की ओर देखा और कहा, यह क्या था? अमर, सब ठीक है ना? अमर ने जल्दी से चाबी उठाई और अपनी वर्दी में छिपा ली। उसने बाहर आकर कहा, हाँ, बस एक कटोरा गिर गया था, राजा सो रहा है। पहरेदार ने संदेह से उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। अमर बाहर निकला और शालिनी को चाबी थमाई। शालिनी ने चाबी को देखा। वह छोटी सी थी, लेकिन उसमें सारी रानियों की आजादी छिपी थी। उसने अपनी लोहे की पैंटी का ताला खोला। ठंडे लोहे से मुक्ति पाकर उसके शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। लेकिन तभी एक नया खतरा सामने आया। महल के एक कोने से सैनिकों की तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। शालिनी और अमर ने एक दूसरे को देखा। अमर ने फुसफुसाया, लगता है किसी ने शक कर लिया, हमें जल्दी करना होगा। शालिनी ने कहा, पहले दूसरी रानियों को आजाद करना होगा, फिर हम राजा से निपटेंगे। चलो। दोनों तेजी से रानियों के कक्षों की ओर बढ़े, लेकिन सैनिकों की आवाज पास आ रही थी। क्या उनकी योजना कामयाब होगी या यह साहसिक कदम उनकी आखिरी सांस बन जाएगा? अब सब कुछ वक्त और उनकी हिम्मत पर निर्भर था। अब वह कैदी नहीं, योद्धा थी, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी था। महल के गलियारों से सैनिकों की कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी। समय कम था और खतरा हर पल नजदीक आ रहा था। अमर ने फुसफुसाते हुए कहा, रानी, हमें जल्दी करना होगा। अगर सैनिक यहां पहुंच गए तो हम सब खत्म हो जाएंगे। शालिनी ने दृढ़ स्वर में कहा, हम रुक नहीं सकते। पहले बाकी रानियों को आजाद करना होगा, उनके बिना यह लड़ाई अधूरी है। चलो, मेरे पीछे आओ। उसने अपनी तलवार हाथ में ली और तेजी से गलियारे की ओर बढ़ी। अमर उसके पीछे पीछे था। उसकी आंखें हर कोने पर नजर रख रही थीं। धीरे धीरे एक एक कर शालिनी ने 6 रानियों को आजाद कर लिया। हर रानी की आंखों में डर के साथ साथ एक नई उम्मीद जाग रही थी। लेकिन अभी भी समय कम था। सैनिकों की आवाज अब गलियारे के अंत तक पहुंच चुकी थी। तभी गलियारे के कोने से एक सैनिक कमांडर की गहरी आवाज गूंजी, कोई यहां है, कक्षों की जांच करो, रानियां गायब हैं। अमर ने शालिनी की ओर देखा और कहा, वे आ गए, अब क्या करें? शालिनी ने तलवार मजबूती से पकड़ी और कहा, लड़ेंगे। ये रानियां अब कैदी नहीं, मेरी सेना है। तुम सब मेरे पीछे रहो। रानियों ने एक दूसरे को देखा। उनके पास हथियार नहीं थे, लेकिन शालिनी की हिम्मत ने उन्हें योद्धा बना दिया। मालती ने एक मशाल उठा ली। कुसुम ने पास पड़ी एक लकड़ी का टुकड़ा थाम लिया। बाकी रानियां भी जो हाथ लगा उसे हथियार बना लिया।
सैनिकों का एक दस्ता गलियारे में घुस आया। करीब 10 जवान तलवारें और भाले लिए हुए। कमांडर ने शालिनी को देखते ही चिल्लाया, रुक जाओ रानी, यह विद्रोह है, तुम्हें सजा मिलेगी। शालिनी ने ठंडे स्वर में कहा, सजा तो उसने दी जिसने हमें कैद किया, अब हमारी बारी है। उसने तलवार उठाई और सैनिकों की ओर बढ़ी। पहला सैनिक उस पर भाला लेकर झपटा, लेकिन शालिनी का योद्धा प्रशिक्षण उसकी ताकत था। उसने एक झटके में भाले को काट दिया और सैनिक के कंधे पर वार किया। वह चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा। अमर भी लड़ाई में कूद पड़ा। उसने अपनी सैनिक तलवार से 2 सैनिकों को रोका। रानियां भी पीछे नहीं हटी। मालती ने मशाल से एक सैनिक का चेहरा झुलसा दिया और कुसुम ने लकड़ी से एक सैनिक के सिर पर वार किया। गलियारा युद्ध के मैदान में बदल गया। कमांडर के पैर पर वार किया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। शालिनी ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी और कहा, अब बोल, हमारे साथ है या खिलाफ? कमांडर ने दांत पीसे और कहा, मैं राजा का वफादार हूं। शालिनी ने ठंडे स्वर में कहा, तो यह तुम्हारी आखिरी वफादारी थी। उसने तलवार से उसका अंत कर दिया। बाकी सैनिकों ने यह देखकर हथियार डाल दिए। वे जानते थे कि अब हार निश्चित थी। लेकिन तभी एक नया संकट सामने आया। राजा के कक्ष से एक गहरी चीख सुनाई दी। शराब का नशा टूट चुका था और राजा जाग गया था। उसने देखा कि उसकी चाबी गायब थी। वह गुस्से से पागल हो उठा और अपनी भारी तलवार उठाकर बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा क्रोध से थर्रा रहा था। शालिनी, उसकी आवाज महल में गूंजी। तुम कहां हो, विश्वासघाती? शालिनी ने रानियों की ओर देखा और कहा, यह आखिरी लड़ाई है, तैयार रहो। अमर ने कहा, रानी, वह अकेला है, हम उसे खत्म कर सकते हैं। शालिनी ने सिर हिलाया और तलवार थामे राजा की ओर बढ़ी। गलियारे के अंत में राजा खड़ा था। उसके हाथ में तलवार और चेहरे पर क्रूर मुस्कान। तुमने सोचा था कि मुझे हरा सकती हो? उसने कहा। शालिनी ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सोचा नहीं, मैंने ठान लिया। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े। तलवारें हवा में टकराईं और चिंगारियां उड़ी। यह एक ऐसी लड़ाई थी जो न केवल शालिनी की आजादी की, बल्कि पूरे राज्य के भाग्य की कहानी लिखने वाली थी। तलवारें आपस में भिड़ी हुईं। राजा की ताकत भारी थी और शालिनी को अपने हाथों में दबाव महसूस हुआ। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। एकाएक वह नीचे झुकी और राजा के पैरों पर वार किया। राजा लड़खड़ा गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। रानियां यह सब देख रही थीं। मालती ने चिल्लाकर कहा, शालिनी, उसे खत्म कर दो। कुसुम ने अपनी लकड़ी उठाई और पास खड़े एक सैनिक को धमकाया जो अभी भी हथियार डालने में हिचक रहा था। अमर ने अपनी तलवार उठाई और शालिनी के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन शालिनी ने उसे इशारा किया, रुक जाओ अमर, यह मेरी लड़ाई है। राजा ने खुद को संभाला और फिर से हमला बोला। इस बार उसने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और पूरी ताकत से शालिनी की ओर झपटा। शालिनी ने देखा कि यह वार जानलेवा था। उसने अपनी सारी ताकत और चपलता लगाई। वह एक तरफ कूदी और तलवार को राजा के कूल्हे पर मारा। राजा चीखा और घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी तलवार हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। शालिनी ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी और कहा, अब बोल, अपनी गद्दी मुझे सौंपेगा या यहां खत्म हो जाएगा? राजा ने उसकी ओर देखा। उसकी सांसें तेज थीं और चेहरा पसीने से भीगा था। उसने दांत पीसे और कहा, ठीक है शालिनी, गद्दी तुम्हारी, लेकिन मेरी जान बख्श दो। शालिनी ने कहा, तुम्हारी जान रहेगी, लेकिन तुम्हारी सजा अभी बाकी है। शालिनी ने अमर को इशारा किया, इसे बांधो और कक्ष में ले चलो। रानियां आगे बढ़ीं और पास पड़ी रस्सियों से राजा के हाथ पैर बांध दिए। वह गुस्से से चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब कमजोर थी। शालिनी ने उसी लुहार को बुलवाया जिसने रानियों के लिए लोहे की पैंटियां बनाई थीं। लुहार एक बूढ़ा और डरपोक इंसान कांपते हुए आया। शालिनी ने कहा, तुमने हमारे लिए बंधन बनाए, अब इसके लिए एक खास कवच बनाओ जो इसे उसकी वासना की सजा दे। लुहार ने सिर झुकाया और कहा, जैसी आपकी आज्ञा रानी। अगले दिन लुहार ने एक मजबूत लोहे का कवच बनाया। यह इतना सख्त था कि उसे तोड़ना नामुमकिन था। राजा को जबरन वह पहनाया गया और शालिनी ने उसमें एक ताला लगवाया। चाबी उसने अपने गले में एक हार की तरह पहन ली। उसने सैनिकों और दरबारियों के सामने ऐलान किया, कोई भी इस कवच को खोलने की कोशिश करेगा, उसे मृत्युदंड मिलेगा। यह राजा अब आजाद है, लेकिन इसका हर पल एक सजा होगा। राजा को महल के बाहर छोड़ दिया गया। वह सुंदर स्त्रियों को देखता, उसकी वासना भड़कती,
लेकिन लोहे का कवच उसे कुछ करने से रोकता। हर बार उसे असहनीय पीड़ा होती। वह चिल्लाता, रोता और शालिनी से गुहार लगाता, मुझे कैद कर दो, लेकिन इस पीड़ा से मुक्त करो। लेकिन शालिनी ने उसकी एक न सुनी। उसने कहा, जैसा तुमने हमारे साथ किया वही अब तुम भोगो। शालिनी ने गद्दी संभाली। उसने सबसे पहले महल के किले जैसे बंधनों को तोड़ा। रानियां अब आजाद थीं, कुछ अपने घर लौट गईं, कुछ शालिनी के साथ रहीं और राज्य की नई सेना का हिस्सा बनी। अमर को उसका सेनापति बनाया गया। शालिनी ने राज्य में न्याय और समानता का शासन शुरू किया। जहां कभी अत्याचार और डर का बोलबाला था, वहां अब शांति और सम्मान की हवा बहने लगी।